अधिकतर लोग गाजा के अंदर मर चुके हैं। गाजा एक डिमोलिशन साइट हो चुकी है, नए सिरे से उसे बनाया जा सकता है, बनाने की जरूरत पड़ेगी। 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात ये, सीज फायर कितना लंबा चलेगा मैं कह नहीं सकता हूं। दूसरी बात ये कि गाजा में सब कुछ खत्म हो चुका है, गाजा को नए सिरे से बनाया जा सकता है। गाजा में बहुत सुंदर जगह है, मौसम बहुत अच्छा है, समंदर के किनारे है। उसी के बाद एक बयान और आया। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर रोजाना अपडेट लेकर हाजिर होते हैं हम। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि गाजा में क्या चल रहा है। गाजा की तस्वीरों ने दुनिया की नज़र अपनी ओर खींच ली है, आकर्षित कर रहा है। और वजह यह है कि वहां पर बड़े पैमाने पर लोग वापसी कर रहे हैं। और वो तस्वीर जो है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस तस्वीर को आपको बेहतर ढंग से समझाएंगे प्रणय ये हो क्या रहा है, कहाँ की ओर ये जा रहे हैं, कहाँ की ये तस्वीर है, सब बताइए। कि इस तस्वीर को देख के आपके रोंगटे खड़े होते हैं। इतनी बड़ी आबादी गाजा के इलाके के अंदर, जो कि दक्षिणी गाजा के इलाके के अंदर थी। ये सारे लोग शरणार्थी शिविरों के अंदर मौजूद थे जब इजराइल की 15 महीने तक बमबारी इस गाजा के इलाके के अंदर चल रही थी। और अब ये उत्तर के इलाके की तरफ, यानी गाजा शहर जो है उसकी तरफ ये लोग सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग खान यूनिस की तरफ थे। अगर आप नक्शे को देखें तो ये जो इलाका है ये गाजा का वो इलाका है। यानी अगर आप गाजा के इलाके को देखें तो गाजा के अंदर ये लोग खान यूनिस और रफा के इलाके के अंदर थे, और यहां से ये लोग अब इधर गाजा सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये गाजा का इलाका है, जबालिया का इलाका है। और ये जो रास्ता आप देख रही हैं ना, जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, इसे अल राशिद रोड हाईवे कहा जाता है। और इस अल राशिद रोड की ही ये तस्वीर है जो कि समंदर के बिल्कुल किनारे है। और ये लोगों का हुजूम जो है ये वापस अपने घरों की तरफ जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, वो घर बचे हैं कि नहीं बचे हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि गाजा के इलाके के अंदर करीब 66%, और ये यूएन का एस्टिमेशन है, करीब 66% जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिमोलिश हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और आप हमेशा जब भी आपने गाजा का जो नक्शा है वो हमें समझाया है, तो आपने बताया है कि वो कितना डेंसली पॉपुलेटेड है। और ये भीड़ वो ही बात बता रही है कि कितना डेंसली पॉपुलेटेड वो पूरा इलाका होगा। अब ये लोग जो है ये दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा की तरफ जा रहे हैं। क्या माने इसे, क्या इन्हें एक आश्वासन दिया गया है कि आप आइए? क्योंकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को याद करें तो ट्रंप ने कहा कि जॉर्डन और इजिप्ट को इन्हें जगह देनी चाहिए, लेकिन ये वापसी कर रहे हैं अपने देश में। क्या मान रहे हैं आप? क्या कोई आसरा नहीं है या फिर कोई बड़ा आश्वासन है इनके पास जो हिम्मत ये दिखा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये अपने मुल्क में है, ये अपनी जगह पर है, और ये उस जगह से विस्थापित हुए थे क्योंकि उस समय इजराइल ने बमबारी के साथ साथ ये ऐलान किया था कि हम जो सभी जो नागरिक हैं, नागरिकों से कहेंगे कि वो दक्षिण के हिस्से की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो उत्तर के इलाके को क्लेंस कर रहे थे। उत्तर के इलाके के अंदर वहां से उसकी फौजें दाखिल हुई थी। अगर हम नक्शे पर इसे समझने की कोशिश करें अभिलाषा, तो आप देखिए जो ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया था 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, उस ऑपरेशन के अंदर दरअसल हुआ क्या था? उस ऑपरेशन के अंदर इस इलाके के अंदर, यानी गाजा का ये जो इलाका है, सबसे पहले 7 अक्टूबर 2023 को इस इलाके के अंदर इजराइल में हमास के जो लड़ाके थे या हमास के जो आतंकी थे, उन्होंने इस इलाके के अंदर, यहाँ पर कई इलाके उसकी जद के अंदर आए थे। कफर अज़ा जो है वो काफी प्रभावित हुआ था। उसके बाद इजराइल ने 23 तारीख को अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, और उसके बाद इजराइल ने जो है यहाँ पर पहले बमबारी की लगातार इस पूरे इलाके के अंदर। ये जो पट्टी है, इस पट्टी के ऊपर जबरदस्त बमबारी हुई गाजा के इस पूरे इलाके के अंदर। और उसके बाद यहाँ से लोगों के पलायन की शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ से लोग सुरक्षा की दृष्टि में यहाँ भागे। और क्यों भागे, दक्षिण की तरफ क्यों गए? क्योंकि दक्षिण की तरफ में ये रफा का बॉर्डर है, रफा का बॉर्डर इजिप्ट से मिलता हुआ है, और यहाँ इजिप्ट की तरफ से उनको राहत सामग्री आ सके, इसीलिए ये रफा की तरफ से आए थे। यहाँ पर जो है कहा जा सकता है, यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो थोड़े से बेहतर थे। यहाँ पर यूएन का जो है मतलब यूएन का रिलीफ ऑपरेशन वो यहाँ से चल रहा था, इसलिए सारे लोग इधर की तरफ आए थे। जो सवाल आपने पूछा कि अब ये किस आश्वासन के आधार पर उस तरफ लौट रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो सीज फायर हुआ है इन दोनों देशों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में, यानी हमास और फिर इजराइल के बीच में कतर के अंदर और अमेरिका की मध्यस्थता से जो समझौता हुआ है, उसके तहत, जिसका अभी पहला फेज चल रहा है, हमास के ने लोगों को रिहा करना शुरू किया है। यानी जो 250 लोग बंधक बनाए गए थे उनमें से कई लोग मारे गए, लेकिन जो बचे हैं, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी किस तरीके से उनकी वापसी हो रही है। तो अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है। साथ ही इस सीज फायर यानी इस संघर्ष
संघर्ष विराम समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो हिस्सा ये है कि इस इलाके के अंदर इजराइल की फौजें वापस जाएंगी, क्योंकि इजराइल जो है करीब 2007 में ही इस इलाके के अंदर अपना जो परमानेंट पोजीशन था वो छोड़ चुका था। इसलिए इजराइल की फौजें जब वापस आई हैं, ये अपने आप में बड़ी बात थी। उसके बाद अब इजराइल की फौजों को वापस जाना है, खासतौर पर नार्दर्न इलाका जो है वो उसे खाली करना है। ये नुसैरात कैंप जो है, अभी फिलहाल इस इलाके तक इजराइल की फोर्सेस हैं, यहां पर इस इलाके के आसपास हैं, और आप देखिए यहां से लोग जा रहे हैं, ठीक है, ये इस इलाके की तरफ जाएंगे, यानी अपने घरों की तरफ जा रहे हैं इस इलाके के अंदर। इस नुसैरात कैंप के इलाके के अंदर अभी इजराइल की फोर्सेस हैं, चूंकि ये वापस जाना है, ये अपने घरों की तरफ जाएंगे, इसलिए ये सारे लोग इस संघर्ष विराम समझौते की शर्तों के आधार पर, जो सहमति बनी है उसके आधार पर ये लोग जा रहे हैं। बड़ा सवाल लेकिन इन तस्वीरों के साथ ये भी बना हुआ है कि आखिर लोग जाएंगे, जिस जगह जाएंगे वहां आखिर बचा क्या है। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। देखिए, ये अगर आप इजराइल के नक्शे के हिसाब से देखें तो गाजा पट्टी का इलाका ये है, यानी अगर आप पूरी धरती पर 0.0025% है मात्र, लेकिन आबादी की दृष्टि से यहां पर करीब करीब 22 लाख लोग रहते थे, अगर हम अक्टूबर 2023 के आंकड़ों की बात करें। उसके बाद अभी तक जो मरने वालों का आंकड़ा है इसके अंदर, उसको लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन यूएन के आंकड़ों को अगर विश्वास किया जाए तो करीब 45,000 लोग जो हैं, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का भी दावा है, करीब 45,000 लोग गाजा पट्टी के इलाके के अंदर मारे गए हैं, और करीब करीब 1 लाख लोग जो हैं वो इसके अंदर घायल हुए हैं, यानी करीब 1 से 1.5 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है वो प्रभावित हुआ है। लेकिन जो लोग प्रभावित होने के बाद विस्थापित हुए हैं, यानी इंटरनली डिस्प्लेस जिसे कहा जाता है, वो आंकड़ा तो बहुत ही बड़ा है। उस आंकड़े के भीतर अगर आप देखें तो इस गाजा पट्टी के इलाके के अंदर बहुत ही घनी बसा हुआ ये इलाका था, और इस घने बसे इलाके के अंदर, जैसे इस नक्शे में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो राफा का इलाका है, ये एक सुरक्षित कोना था, यानी आप अपने ही जगह के अंदर इस तरीके से यहां पर कंसंट्रेट हो गए। ये नॉर्थ गाजा है, ये गाजा शहर है, ये देर अल बलहा है, खान यूनुस है और राफा है। इस इलाके के अंदर आप सोचिए कि यहां से सारी आबादी और सिमट के इधर आ गई थी, यानी अगर 20 लाख लोग इस जगह में फैले हुए हैं, 20-22 लाख लोग, तो वो इस इजरायली बमबारी के कारण 15 महीनों में सिमट के इस इलाके के अंदर इस कोने में आ गई थी, और यहाँ भी बमबारी होती रही। ऐसा नहीं था कि ये इलाका जो है ये पूरी तरीके से कवर्ड था या यहाँ पर कोई बमबारी नहीं हुई। देखिए, इजराइल ने इवैक्यूएशन जोन अपना बनाया था, इजराइल के पास अगर आप नक्शा देखें तो इजराइल के पास जगह ज्यादा बड़ी है, लेकिन इस दौरान जो परेशानी थी, सबसे ज्यादा गाजा के लोगों को इस इलाके में परेशानी हुई। लेकिन अब जैसा हम तस्वीरों में देख रहे हैं, चूंकि ये लाइव तस्वीरें हैं, यहां से लोग लगातार लौट रहे हैं उत्तर के इलाके के अंदर, अपने घरों की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर डिमोलिशन हुआ है। बिल्कुल, और इन्हीं तस्वीरों में से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे बहुत देखी गई प्रणय, जिसमें ठेलों पे लोग अपने घर का सामान रखे हुए, बुजुर्ग से लोग, बच्चे बहुत मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। एक वो भी तस्वीर है जहां पर हमास जो है वो हंसता हुआ नज़र आता है जब उसके बंधक छूटते हैं। तो ये जो मुस्कुराहट है, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। हमास अपने आप को क्यों विनिंग पॉइंट पर प्रोजेक्ट कर रहा है? बार बार ऐसा क्यों लगता है गाजा की बर्बादी देखने के बाद भी कि हमास को तो कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि उन तस्वीरों का जिक्र करते समय हमें देखना चाहिए कि ये जो तस्वीरें हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं, कि किस तरीके से इजराइल के वो बंधक जो कि बीते करीब करीब 15 महीने से बंधक थे, उनकी वापसी हुई है, वो अपने घरों को लौट रहे हैं, उनका खुशी से स्वागत हो रहा है। दूसरी तरफ ये लोग भी अपने खुशी से लौट रहे हैं। ये महिला सैनिक हैं इजराइल की, जिन्हें बंधक बनाया गया था 7 अक्टूबर 2023 को। लेकिन इन्हीं तस्वीरों की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि इन तस्वीरों के माध्यम से, यानी इस रिहाई के माध्यम से, हमास ने एक पावर प्रोजेक्शन, एक पावर स्टेटमेंट देने की कोशिश की है। क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? यहाँ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमास खत्म नहीं हुआ है, हमास के पास हथियार भी हैं। दूसरी बात, ये जो फौजी छोड़े गए हैं, यानी जो महिला सैनिक हैं इजराइल की, जिनके बदले में इजराइल ने अपने ऑपरेशन को रोकने का फैसला किया, इनके बदले में जो है वो फिलिस्तीन के जो कैदी हैं उनकी रिहाई हो रही है। इन तमाम चीजों के बीच में, यानी इस बमबारी के रुकने की कीमत के साथ साथ इजराइल अपने लोगों को तो वापस चाहता है, लेकिन हमास ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस बर्बादी के बावजूद हम खड़े हुए हैं। ये जो फौजियों की वापसी की तस्वीरें देखी ना अभिलाषा आपने, इसमें एक बड़ी रोचक चीज ये हुई है कि इसके अंदर ये लोग जब इजराइल की तरफ जा रहे थे तो इन्हें बाकायदा गुडी बैग्स दिए गए हैं। हाँ। इन लोगों को गुडी बैग्स दिए गए हैं। इन लोगों को जो है ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये देखिएगा, इन तस्वीरों के अंदर आपको नजर आएगा कि कैसे इनकी रिहाई के साथ साथ पीछे आप देखिए ये अल अक्सा फ्लड, यानी जिस 7 अक्टूबर को जो हमास ने आतंकी हमला किया था उसका नाम ही ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड था। यहां पर अल अक्सा फ्लड को उन्होंने फिर से मेंशन किया है। ये एक नैरेटिव की लड़ाई है, तस्वीरों के जरिए ये लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये देखिए, गाजा जो है वहां पर
गाजा खत्म नहीं हुआ है, हमास खत्म नहीं हुआ है, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है इन तस्वीरों के अंदर। साथ ही ये जो महिला सैनिक छोड़ी गई ना अभिलाषा, इनको गुडी बैग्स दिए गए, इसके अंदर कीचेन दिया गया है, उनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया गया कि आपको सुरक्षित रिहा किया जा रहा है। बाकायदा ये जो सेरेमनी है, ये देखिए इनके हाथ के अंदर आपको ये बैग्स नजर आ रहे हैं ना, ये जो बैग्स हैं इनके अंदर इनको सुवेनियर्स दिए गए। तो आप देखिए ये एक पावर प्रोजेक्शन दिखाने की ये दिखाने की कोशिश है कि हम खत्म नहीं है। दूसरी बात ये देखिए, ये ज़ायनिस्ट जो है इनजस्टिस, उसके खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी हमास ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो खत्म नहीं हुआ है, ये एक लड़ाई है, इसको लेकर जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया आई। दूसरी बात ये देखिए, हमास के जो लड़ाके हैं पूरे चेहरे अपने कवर किए हुए लेकिन हथियारों के साथ इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज आपने देखी है, ये महिलाएं, चूंकि महिला फौजी हैं ये इजराइल की, ये अपने घर जा रही हैं, स्वाभाविक तौर पर इनके चेहरे के ऊपर वो खुशी भी होगी, लेकिन ये जिस तरीके से वापस जा रही हैं, उसके बाद वो तस्वीरें भी हमने देखी कि कैसे इजराइल में बरसों से, मतलब इतने महीनों से जो इनका इंतजार हो रहा था, वो लोग कितनी खुशी के साथ में उन्होंने अपने परिवार वालों को वापस जब लिया तो किस तरीके की तस्वीरें वहां से आई थी। लेकिन आप देखिए ये 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी पूरी इसको फिल्म की तरह शूट किया गया है। एक गौरवशाली पल बताने की कोशिश दिख रही है, न केवल कोशिश की जा रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इजराइल को घुटने टेकने पड़े, इजराइल हारा है। ये तस्वीरें हमास की तस्वीरें हैं। जाहिर तौर पर इजराइल अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अभी भी अगर आप देखें इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई की अगर बात की जाएगी तो इजराइल और हमास के बीच के इस टकराव के अंदर इजराइल इज अ स्टेट, इजराइल के पास फौज ज्यादा बड़ी है, इजराइल के पास ताकत ज्यादा बड़ी है। लेकिन हम गाजा पर वापस लौटते हैं इस तस्वीर के साथ में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा अभिलाषा, सबसे ज्यादा चर्चा उस पे ही हो रही है, और आप अभी कुछ समय पहले हम इस पे बात कर भी रहे थे। ये गाजा को खाली कराने का प्लान क्या है? तो गाजा अगर खाली हो जाएगा, क्या गाजा खाली हो सकता है? बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी दी थी, उनको शुभकामना दी थी, और माना जा रहा है कि उनकी और उनके जो दामाद हैं जेरार्ड कुशनर, उनकी भी बहुत भूमिका थी। जेरार्ड कुशनर का मैं आपको उल्लेख करूंगा, क्यों जेरार्ड कुशनर ये जो गाजा का प्लान है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अधिकतर लोग गाजा के अंदर मर चुके हैं, गाजा एक डिमोलिशन साइट हो चुकी है, नए सिरे से उसे बनाया जा सकता है, बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसी बयान को, ये 20 जनवरी की बात है, राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे थे, तब पत्रकारों के सवालों का वो जवाब दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही। 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात ये, सीज फायर कितना लंबा चलेगा मैं कह नहीं सकता हूं। दूसरी बात ये कि गाजा में सब कुछ खत्म हो चुका है, गाजा को नए सिरे से बनाया जा सकता है, गाजा में बहुत सुंदर जगह है, मौसम बहुत अच्छा है, समंदर के किनारे है। उसी के बाद एक बयान और आया। उस बयान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने उस बयान में कहा कि गाजा को अगर खाली कर दिया जाए तो वहां से नए सिरे से दुबई जैसी जगह बनाई जा सकती है, वहां एक बड़ा मैसिव जो है रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, गाजा को खूबसूरत बनाया जा सकता है। उसके लिए तमाम जो है वो प्लान्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि गाजा को बेहतर किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? वही तस्वीर फिर से दिखा दीजिए कि हम गाजा के लोगों ने उस प्लान को फेल कर दिया है और कहा है उसकी ज़रूरत नहीं है। ये लग रहा है कि वापस जा रहे हैं, और शायद ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम खुद से अपने देश को बना सकते हैं, या जैसी भी स्थिति में है हम वहां पर रह सकते हैं। ये भी एक बड़ा संदेश देने की गाजा के लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गाजा के लोग के साथ साथ उनके आसपास के जो देश हैं, यानी फिलिस्तीन के आसपास के, चाहे जॉर्डन हो चाहे मिस्र हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रस्ताव किसको दिया? उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि मैं फतह अल सीसी, जो कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि आप जो है इन लोगों को करीब 10.5 लाख लोगों को लेने के लिए मिस्र से कहा गया, 10.5 लाख लोगों को लेने के लिए जॉर्डन से कहा गया। मिस्र में ऑलरेडी जो है वो करीब 15 से 20 लाख जो हैं वो रह रहे हैं, और साथ ही वहां पर जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, शरणार्थियों को लेने को लेकर ये सवाल है कि अगर ये सारे लोग अपना मुल्क या अपनी जगह छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर चले जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ रिकंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा, लेकिन जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उसमें एक तरीके से आपको आपके घर से हटा दिया जाए और उसके बाद कहा जाए ये घर हम वापस आपको बना के देंगे। वो घर आपका नहीं है, ना आपने बनाया है, ना उसके बनाने में आप उस तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो उस घर से ना तो आपका जुड़ाव होगा। दूसरी बात है कि जो उजड़ गए, जो अपना घर छोड़कर चले गए, वो वापस कैसे लौटेंगे और वो अपना घर क्यों छोड़ें? क्योंकि इसको लेकर इजिप्ट की चिंता है। इसमें एक बड़ा रोचक जो जवाब है वो देखिए आप, कि ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं अमान सफादी, ये जॉर्डन के हैं, और जॉर्डन के विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट प्लान है वो डिस्प्लेसमेंट प्लान किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। यानी
आप देखिए, आवर पोजीशन दैट द टू स्टेट सॉल्यूशन इज द वे टू अचीव पीस इज फर्म एंड अनचेंजेबल। यानी टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वही एकमात्र समाधान है और इसके ऊपर जॉर्डन की पोजीशन नहीं बदली है। जॉर्डन को माना जाता है कि अमेरिका का बड़ा करीबी है। हाँ। अमेरिका से उसके रणनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जॉर्डन ने साफ कर दिया है। दूसरी बात ये, Our rejection of displacement is firm and unchangeable। यानी किसी भी तरीके से फलस्तीन के लोग विस्थापित होकर जॉर्डन आए, वहां पर उनके लिए शरणार्थी शिविर बने, उनके लिए वहां मकान बनाए जाएं और तब तक गाजा का रिकंस्ट्रक्शन प्लान हो, ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। किसने? ये जॉर्डन ने। यानी जिन्हें कहा जा रहा है कि वो लोगों को ले ले। तो आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के अंदर अव्यावहारिकता बहुत ज्यादा इस समय यहां पर नजर आ रही है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो बातें ज्यादा है, उसके अंदर बहुत व्यावहारिकता नहीं है और उसे साफ तौर पर रिजेक्ट किया है। न केवल उन्होंने रिजेक्ट किया है, बल्कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं ये फतह अल सीसी, जिनसे बात करने की वो बात कर रहे थे, इजिप्ट ने भी इस चीज को इनकार कर दिया है। क्योंकि अभिलाषा, ये कोई नया प्रस्ताव तो है नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जेरार्ड कुशनर जिनका मैं जिक्र कर रहा था, दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के, और उन्होंने ये प्लान जो है वो करीब करीब 1 साल पहले भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि गाजा का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, बड़ी बेहतरीन साइट है और इसलिए जो है वहां से अगर लोगों को हटा लिया जाए, लोग अगर वहां से हट जाएं तो वहां पर नए सिरे से गाजा शहर को बसाया जा सकता है। अमेरिकी सरकार जो है वो बिजनेसमैन की तरह बात कर रही है गाजा के लिए। मैं आपसे कहूंगा कि इन शख्स को देखते समय हमेशा ये याद रखिए कि ये मूलतः रियल एस्टेट के कारोबार से आते हैं। तो इनको लैंड की प्राइसिंग नजर आती है कि कितनी बढ़िया लैंड है, समंदर के पास है, समंदर के पास प्राइम लोकेशन की लैंड है, इसलिए वहां पर किया जा सकता है। लेकिन ये प्राइम लोकेशन की लैंड से ज्यादा ये एक जमीन का राजनीतिक मुद्दा है, जिस मामले को लेकर जिसमें धर्म का रंग भी आ चुका है, जिसमें जमीन का रंग भी आ चुका है, और ये बहुत उलझी हुई समस्या है। इसे केवल गाजा के रिकंस्ट्रक्शन से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। हालांकि कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि 2020 में इन्होंने जो अपना पीस प्लान दिया था, जिसको लेकर हमने भी पहले चर्चा की थी, उस पीस प्लान के ऊपर क्या कुछ नए सिरे से हो सकता है। और इसलिए देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कई बार ऐसे ही मजाक में उड़ाया जाता है, कहा जाता है कि नॉन सीरियस बात है। लेकिन आप देखिए, चाहे ग्रीनलैंड का मुद्दा हो, चाहे प्रवासियों को बाहर निकालने का मुद्दा हो, डोनाल्ड ट्रंप एक एक इंच ही सही लेकिन उस पर लगातार गंभीरता से उतर तो जाते हैं। इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि गाजा के इलाके के अंदर इसको खाली करा के यहाँ रिकंस्ट्रक्शन होना है या होना चाहिए यहाँ पर, तो इस चीज को सिरे से खारिज अभी किया जा रहा हो। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अगर इस चीज के ऊपर दबाव बनाते हैं तो हो सकता है वो इस चीज के लिए कोई व्यवस्था वहां बनाने की कोशिश करें, वो जॉर्डन और इजिप्ट के ऊपर नए सिरे से दबाव बनाएं, और ये जो है ये मुश्किलें बढ़ा सकती है उस इलाके के अंदर, उनके लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। और आप देखिए, ये अल सफादी की तरफ से जो आया बयान है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसके अंदर साफ तौर पर इस चीज का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से तो इसको जो है इनकार कर दिया है इजिप्ट ने भी और जॉर्डन ने भी। लेकिन इजिप्ट और जॉर्डन के इनकार के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपने इस प्रस्ताव के ऊपर कितना आगे बढ़ते हैं, कहां जाते हैं, ये अभी हमें देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर नक्शे की बात की जाए तो ये नहीं भूलना चाहिए कि 1917 से पहले का जो अरब इलाका था वो ये था। 1947 में जब इजराइल बना, तब उसके बाद ये प्रस्ताव आया है। उसके बाद 1948 की जंग के बाद में इसका स्वरूप इस तरीके से सिमटा है। यानी आप अगर देखें तो लगभग मौजूदा से स्वरूप के अंदर ये 1948 के बाद से आपको नजर आता है ये गाजा पट्टी का इलाका है, और ये इलाका जो आप देख रही हैं ये इलाका है वेस्ट बैंक का इलाका, यानी जॉर्डन नदी के पश्चिम की तरफ का इलाका, इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। लेकिन आज 1967 के बाद और उसके बाद अब भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप ये देखिए कि ये जो पूरा ग्रीन इलाका था, उस ग्रीन इलाके के बीच में भी अब कई येलो पैचेस आ चुके हैं। यानी ये वो इलाके हैं जहां पर इजरायली बस्तियां हैं, इजराइल ने अपने लोगों को वहां पर बसाया है। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के इस विवाद के अंदर जो जमीन है, ये जो येलो एरिया है, ये लार्जली इजराइल के पास आया भी है और बढ़ा भी है। इसीलिए ये वजह है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी इस तरीके की बात करता है तो इसके ऊपर एक नकारात्मकता का सुर आता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। साथ ही आप जो सवाल पूछ रही थी कि इतनी तबाही हुई, पड़ोस के देशों ने क्यों नहीं लिया? आखिर ये अरब मुल्कों का इलाका है, यहाँ पे पूरा अरब का क्षेत्र है। यानी अगर आप नक्शे पर देखें तो ये इजराइल है, लेकिन इजराइल के आसपास सभी अरब मुल्क हैं। ये इजिप्ट है, इजिप्ट अरब का हिस्सा है, जॉर्डन अरब का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब तो अरब ही है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है। इसके अलावा ये है इराक है, यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात से ओमान है। इन सारे देशों ने, अगर ये सारे देश जो हैं, जो कि तेल की दृष्टि से बहुत
रिच हैं, बहुत धन है, संसाधन है इन तमाम देशों के पास में, तो फिर ये सवाल कई लोगों के मन में आता है कि इतनी तबाही होने के बावजूद इतनी सारी बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन इन लोगों का दर्द कम करने के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ से जो लोग हैं विस्थापित होके यहाँ पर उनको सुरक्षित कर दिया जाता जी। फिर वही सवाल अटकता है, अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो पहली समस्या ये इजिप्ट के सामने कि इजिप्ट पहले ही आर्थिक तंगी या आर्थिक मुश्किलों में गुजर रहा है। ये जो नई आबादी आएगी 15 से 20 लाख की जो आबादी है, उस आबादी के खाने खर्चे, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी एक तरीके से इजिप्ट के सिर पे आ जाएगी। इजिप्ट वो नहीं चाहता बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जॉर्डन भी नहीं चाहता, क्योंकि इस दौरान, इन लड़ाइयों के दौरान जब भी हुआ तब बहुत सारी संख्या के अंदर लोग पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों के अंदर विस्थापित जरूर हुए हैं। और उसके बाद से इन तमाम मुल्कों ने तय किया कि अगर इन लोगों को वापस ले लिया गया, यानी अगर इजिप्ट ने और जॉर्डन ने इन लोगों को अपने यहां पर ले लिया, तो उसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और यहां से इन लोगों का दावा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह भी एक वजह है, एक राजनीतिक वजह है कि जैसी भी तकलीफें हो, जैसी भी मुश्किलें हो, जैसी भी परेशानी हो, ये लोग अपनी जगह के पर रहें और वहीं पर जो है उस लड़ाई को लड़े। तो उस लड़ाई को एक नैतिक समर्थन जरूर दे रहे हैं सारे लोग। यानी ओआईसी जो है, करीब 55 से ज्यादा मुल्कों, 53 मुल्कों का जो संगठन है इस्लामिक देशों का, वो इसको एक नैतिक सपोर्ट देता है। यहाँ पर मदद की सामग्री जो है वो पहुंचाता है, से जा रही है। कतर और इजिप्ट एक तरीके से जो सीज फायर हुआ है 19 जनवरी वाला, उस 19 जनवरी के सीज फायर के एक तरीके से गारंटर भी इजिप्ट हैं और इसके अलावा कतर है जी। और कतर और इजिप्ट जो है ये सुनिश्चित करेंगे। इसके कई फेजेस हैं, लेकिन अभी ये मामला इतना पेचीदा और इतना उलझा हुआ है कि ट्रंप जो कह रहे हैं उस बात पर को फिलहाल किसी ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए गाजा को खाली कराना मुश्किल है। मुश्किल क्या कहा जाए, एक तरीके से नामुमकिन है कि 20 लाख लोगों को आप कहां ले जाएंगे। लेकिन आप इस प्रस्ताव के बाद देखिए कि इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यही मेरा अभी अगला सवाल होने वाला था कि इजराइल इस पूरे स्थिति को किस तरीके से देख रहा है। नेतन्याहू कुछ इस पर नहीं बोल रहे हैं। क्या गाजा को लेकर इजराइल का क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि आपने हमें समझाया है कि इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं आसपास के, वहाँ पर उसके कई ऑपरेशंस भी चल रहे हैं जो कि सीज फायर के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस हमने देखे हैं, फ़लस्तीनी उसमें मारे भी गए हैं। इजराइल क्या सोच रहा है और ट्रंप के साथ आखिर क्या बातचीत उसकी हो सकती है आने वाले समय में? तो देखिए अभिलाषा, आप कह रही बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल क्या कह रहा है वो आपको इस बयान के अंदर समझ में आ जाएगा। किस चीज पर थैंक यू कह रहे हैं। यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर कीपिंग योर प्रॉमिस टू गिव इजराइल द टूल्स इट नीड्स टू डिफेंड इटसेल्फ। टूल्स क्या है? सैन्य सामग्री। क्या होते हैं? हथियार होते हैं। हथियारों की नई खेप ट्रंप ने इजराइल को दे दी है और इसी बात के ऊपर शुक्रिया अदा कर रहा है। यानी आप देखिए ट्रंप का ऑफर कितना रोचक है। ट्रंप गाजा के लोगों को कह रहे हैं कि आप यहां से निकल जाइए, छोड़ दीजिए, ताकि हम यहां पर आपको नया घर बना के दे देंगे, बड़ा सुंदर रीडेवलपमेंट करके दे देंगे। लेकिन इजराइल को वो क्या कह रहे हैं? इजराइल से वो कह रहे हैं कि आप हथियार लीजिए। तो एक तरफ इजराइल को दिए जा रहे हैं हथियार और गाजा के लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहां से हट जाइए, हम आपको नया घर बना के देंगे। यही वजह है, अगर इजराइल को अमेरिका हथियार दे रहा है और गाजा के लोगों से कह रहा है कि वो अपना घर छोड़कर चले जाएं, तो कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर विश्वास का संकट सबसे बड़ा संकट होता है अभिलाषा। और इस पूरी समस्या के अंदर दोनों ही जगह विश्वास का संकट है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू को हमास के किए वादे के ऊपर सीज फायर पे भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू और हमास के बीच में जो तय हुआ है ये इनके शब्द हैं, मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो वादा कर रहे हैं उसके ऊपर गाजा के लोगों को भरोसा नहीं है। तभी तो शायद आपने कहा कि ये सारे लोग इस वादे के बीच में क्यों अपने उस इलाके में जा रहे हैं जहां पर अभी भी इजराइल की फौज भी मौजूद है, इजराइल के ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और साथ ही उनके घर तबाह हो चुके हैं। लेकिन उस तमाम चीजों के बावजूद ये सारे लोग इस तबाह मुल्क में, आप ये देखिए यहाँ पर बर्बादी के निशान साफ नजर आ रहे हैं, फिर भी ये सारे लोग जो हैं ये अपने माल असबाब के साथ में, अपनी जरूरत की चीजों के साथ में उन इलाकों में जा रहे हैं। उत्तर के इलाकों में भी कई लोग हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि उत्तर का इलाका पूरी तरह से खाली है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ जो लोग गए थे, अब वो सारे लोग जो हैं वो वापस लौट रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में इसके अंदर शामिल थे। अल जवालिया का इलाका जो है खासतौर पर वहां पर ये खुशी भी देखिए जरा। बिल्कुल, ये सारी जो खुशी है, देखिए ये आप इन तस्वीरों को कई तरीके से देख सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि ये लड़ाई जो है किसी एक संघर्ष विराम है, ये स्थायी समाधान नहीं है। और समाधान जब तक नहीं होता तब तक यहां पर संघर्ष विराम टूट भी सकता है, क्योंकि संघर्ष विराम एक और जगह टूटा है।
वो टूटा है इस इलाके के अंदर, यानी दक्षिणी लेबनान का जो इलाका है वहां पर इजराइल ने बीते 24 घंटे के अंदर ऑपरेशंस किए हैं, खासतौर पर इस इलाके की अगर आप बात की जाए। और यहां पर इजराइल ने ये अपना जो ऑपरेशन है, ये लेबनान का इलाका है और खासतौर पर दक्षिणी लेबनान का जो इलाका है, यानी उत्तरी इजराइल का जो इलाका है, इस इलाके के अंदर इजराइल ने जो कई ऑपरेशंस किए हैं हाल में, जबकि इन दोनों के बीच में सीज फायर है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने इस इलाके के अंदर ऑपरेशन किए हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ। और हिजबुल्लाह के खिलाफ किए इस ऑपरेशन के दौरान भी जो है यहां पर करीब करीब 20 से 22 लोग मारे गए हैं सीज फायर के दौरान। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सीज फायर भी कितना चलेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बीच लोगों के अपने घरों की तरफ लौटने का जो सिलसिला है वो जरूर चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि ये शख्स क्या कर सकता है या ये क्या करने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं और होने जा रही हैं। इसलिए ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फतह अल सीसी के इनकार को या जॉर्डन की तरफ से आए इनकार पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वो क्या करते हैं। और वो उन्होंने कहा था कि मैं फतह अल सीसी से बात करूंगा, उनकी बात भी हुई है। इजिप्ट की तरफ से कहा गया, जॉर्डन की तरफ से भी कहा गया कि दोनों के जो नेता हैं उनसे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। लेकिन आप देखिए, जो इजिप्ट की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि उसमें उसने इनकार किया हो, लेकिन जाहिर तौर पर इजिप्ट अच्छी तरीके से जानता है। इजिप्ट को मदद भी तो मिल रही है ना अमेरिका से। देखिए, मदद तो जॉर्डन को भी मिल रही है। हाँ। मदद जॉर्डन को भी मिल रही है, मदद इजिप्ट को भी और मिल जो रही है। मदद उन्होंने रोकी है बाकी देशों के लिए, उसमें इन दो देशों का नाम नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन आप सोचिए कि जो खुद दूसरों की मदद के ऊपर पल रहा होगा वो दूसरों की मदद के बारे में क्या करने की स्थिति में होगा। इजिप्ट की अर्थव्यवस्था इस समय एक मुश्किल के दौर से गुजर रही है। अमेरिका की मदद उसको जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं इजिप्ट में या अरब देशों को लगता है कि अमेरिका का एक ऑब्लिगेशन भी है, अगर वो इजराइल को हथियार दे रहा है तो कम से कम मानवीय सहायता गजा के इलाके के अंदर जाने दे। और ये एक वजह है इसके कारण जो है उस इलाके के अंदर। लेकिन जब तक कि समाधान नहीं होता, आपने ट्रंप का जो बयान सुना, उस ट्रंप के बयान में एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि हमास को लेकर, हमास के भविष्य को लेकर, क्योंकि आपने जो तस्वीरों का जिक्र किया, लगातार ये कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर अब हमास का राज नहीं चल पाएगा, हमास के साथ गाजा नहीं चल पाएगा। इसको लेकर एक बयान जो है वो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की तरफ से भी आया था, क्योंकि कतर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये व्यवस्था लंबी नहीं चल सकती है, इसीलिए हमास ये दिखाने की कोशिश कर रहा है उन तस्वीरों के अंदर कि हम आउट नहीं हैं, हम हैं यहां पर, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये एक रस्साकशी, एक कश्मकश जो है वो इस समय चल रही है अपने नैरेटिव की, अपनी बात दिखाने की कोशिश चल रही है कि हमारी बात जो है वो नजर आनी चाहिए, दिखना चाहिए। और ये एक तरीके से फलस्तीन के लोगों को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी जो है उठापटक, काफी उथल पुथल जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर अभी चल रही है। इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। और फिलिस्तीन के जो लोग हैं, जो लौट रहे हैं अपने अपने घरों की ओर, चाहे वहाँ कुछ भी नहीं बचा हो, उनकी भावनाएं जो हैं वो इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पूरी परिस्थिति में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सीज फायर जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट, जो 3 फेज में होना है वो पूरा होता है या नहीं। और इस बीच इन सभी राष्ट्रीय नेताओं के जो बयान होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। प्रणय, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस तस्वीर के मायने हमको समझाए हैं। आगे भी हम गाजा पर चर्चा करेंगे, ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।